आज हम लोग बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आपको जैसा कि पहले से ही पता है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो आज हम लोग जो इतिहास पर चर्चा करेंगे उस इतिहास का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। क्या नाम है? प्राचीन भारत का इतिहास। बिल्कुल, यानी कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। और क्यों बांट दिया गया है ये भी आपको पहले ही बता चुके हैं कि इतिहास को सुविधाजनक रूप से पढ़ने के लिए, सरलता से पढ़ने के लिए, सरलता से अध्ययन करने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। एक प्राचीन इतिहास और एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो प्राचीन इतिहास होगा। और प्राचीन इतिहास में जो है भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ ये प्रश्न होगा। तो आइए जानते हैं हम लोग कि भारत का प्राचीन इतिहास कैसा था, प्राचीन समय में भारत की संस्कृति कैसी थी, प्राचीन समय के लोग आग जलाना किस तरह से सीखा, प्राचीन समय के लोग सबसे पहले किस धातु को जो है सो खोज किया, किस धातु का उपयोग किया, इसके बाद जो है सो किस तरह से आग जलाना सीखा, किस तरह से मिट्टी का बर्तन बनाना सीखा, और उस समय जो है सबसे पहले जानवर किसको पालतू बनाया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके सामने नजर आएंगे और ये सारे प्रश्न हम आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं। तो आप ये सारे प्रश्नों को, क्वेश्चन बैंक को, जीके जीएस को, जनरल साइंस को या जनरल नॉलेज को अर्थात सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को भी पढ़ना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन बैंक को हम लोग पढ़ा करके प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां पर जा करके पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। और इसके बाद ये प्रश्न शुरू करने से पहले हम एक बात और बता दें, जो प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको हम कटवा देंगे। तो आप लोग उसको जो है आराम से, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ लॉजिक लगाए हुए उसको काट दीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि हमको ये परीक्षा में प्रश्न पूछेगा ही, पता नहीं सर कटवा रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं पूछ दे। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास अनुभव है कि ये प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए आप उसको काट देंगे। क्योंकि देखिए जीके या जीएस ये समुद्र है और समुद्र को जो है सो कभी भी हम समुद्र में जाकर के था नहीं पा सकते हैं। तो था नहीं पा सकते तो करेंगे क्या, उपाय क्या है? तो उपाय इसका यही है कि हमको परीक्षा के व्यू से जो अति महत्वपूर्ण लग रहा है उसको ही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी को छोड़ करके चलेंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गया? आइए, आपका पहला प्रश्न है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न बोलते ही आपके समझ में आपको मन में ये प्रश्न उत्तर आ गया होगा कि एक ऐसा युग की बात पूछा जा रहा है, एक ऐसे समय की बात पूछा जा रहा है जिस युग में व्यक्ति जो है सो औजार के रूप में किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे औजार के रूप में। पत्थर का मतलब पत्थर जो नुकीला होता था उसको हम लोग जो है सो कोई औजार मान लेते थे, जो बड़ा सा होता था उसको कोई और औजार मान लेते थे, जो आपको मुड़ा हुआ होता था उसको कोई और औजार मान लेते थे। तो कहने का मतलब कि ऐसा युग जो है, कौन सा युग था जहां पर कि पत्थरों के औजार का उपयोग किया जाता था? ऐसा युग जब पत्थरों के औजार का उपयोग किया जाता था। तो इस युग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग पत्थर वाले युग के नाम से जानते हैं। अर्थात पत्थर का ही पर्यायवाची पाषाण होता है, इसलिए याद रखिएगा कि उसको हम पाषाण युग कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम बात को ज्यादा थोड़ा घुमा दिए हैं। सिंपल में बस इतना ही समझिए कि जिस युग में औजार के रूप में पत्थरों का यूज किया जाता था उस युग को हम लोग कौन सा युग कहेंगे? कौन सा युग कहेंगे? पाषाण किसका पर्यायवाची है? पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर का अंग्रेजी क्या होता है बताइए आप लोग? स्टोन। क्या होता है? स्टोन का मतलब पत्थर होता है। सुनते होइएगा आपके क्षेत्र में किसी को अगर पेट में या किडनी में कोई पत्थर उत्थर हो गया तो कहता है कि इसको स्टोन हो गया है। सुने कि नहीं सुने हैं? तो याद रखिएगा कि ऐसा युग जहां पर औजार के रूप में पत्थरों का यूज किया जाता था तो उसको कौन सा युग कहते हैं हम लोग? पाषाण युग। पाषाण युग कहते हैं। आइए, अगला प्रश्न है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, पाषाण युग को, किस युग को? पाषाण युग को जो है आपको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? और वो 3 भाग कौन कौन सा है जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है पूरा पाषाण काल, बोलिएगा जरा। पूरा पाषाण काल। इसके बाद है आपको मध्य पाषाण काल और इसके बाद है आपको नव पाषाण काल। बोलिएगा जरा फटाफट। बिल्कुल सही बताइए आप लोग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है ना? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल को कितने भाग में बांट दिया गया? 3 भागों में। और कौन कौन सा भाग है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि पूरा पाषाण युग के मानव की
आजीविका का मुख्य साधन क्या था? देखिए, आजीविका समझ गए तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। आजीविका मतलब जिससे लोगों का जीवन चलता था। तो बताइए, आदि मानव जो थे उनका जीवन कैसे चलता था? खाना उना खाएगा तब ना जीवन चलेगा। तो खाना कैसे खाता था? क्या खाता था? जानवरों को मार के खाता था कि नहीं खाता था? आप पढ़े होंगे कि बड़े बड़े पत्थरों को क्या करता था कि किसी जानवर के रास्ते पर रख दिया और उधर से जानवर का जो झुंड है उस झुंड को जाकर के हड़काया, तो जैसे ही हड़काया तो सब भागेगा कहाँ? जानवर अपने रास्ता के होकर के। तो जैसे रास्ता से होकर के भागेगा तो वहां बीच में क्या रख दिया? पत्थर। जैसे ही पत्थर में लगा ठोकर तो बेचारा जानवर गिर गया और गिर जाने के बाद उसको जो है अपने पत्थर के औजार से उसको मार काट करके इसके बाद उसको बड़ा प्रेम से वो सब खाते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइए, तो आजीविका का मतलब समझ में आ गया, जिससे जीवन चलता था। तो वही बात है, शिकार करते थे और शिकार के अलावा जंगल से जो फल और फूल मिलते थे उससे वह अपना जीवन चलाते थे। तो बताइए कि आपको पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, किस काल के लोग? पूरा पाषाण काल के जो लोग थे उनके जीने का आधार क्या था? शिकार और फल। फिर से बताइए, शिकार और फल संग्रह, यह उनको जीवन का बिताने का आधार था। चलिए अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग के मानव है ना, पूरा पाषाण युग के मानव जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि आदि मानव जो था, आदि मानव वो किस युग के मानव को कहा गया है? तो पूरा पाषाण युग के आदि मानव जो कहा गया है, किस युग के मानव को कहा गया है? पूरा पाषाण युग के मानव को कहा गया है। तो पूरा पाषाण युग के मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो ये प्रश्न अभी हम लोग आगे अभी नहीं गए हैं, आगे जाते हैं। पहले तो ये याद रखिए कि आदि मानव किस युग के मानव को कहा गया? पूरा पाषाण युग के मानव को कहा गया। आगे है कि पूरा पाषाण युग के मानव जिन्हें आदि मानव भी कहा गया, उसके द्वारा किया गया पहला आविष्कार कौन सा था? देखिए, यानी कि आदि मानव के द्वारा किया गया पहला आविष्कार, इस प्रश्न को आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है, कि आदि मानव के द्वारा प्रयोग किया गया पहला आविष्कार क्या था? ठीक है, आविष्कार किया गया पहला आविष्कार क्या था? तो आग था। क्या था? आग। और ये लोग आग जलाना कैसे सीखा? तो आपको पता ही है कि पत्थर में पत्थर रगड़ने से जो है सो आग का चिंगारी निकला और उस चिंगारी से जो है सो आपको आग का जो है आविष्कार कर लिया वो लोग। ठीक है, तो आग जलाना इस तरह से सीख गया। तो याद रखिए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल में। किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि पूरा पाषाण मानव के द्वारा बनाया गया पहला महत्वपूर्ण औजार कौन सा था? यानी कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनके द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए आप लोग? एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। क्या होता है? कुल्हाड़ी। यानी कि पूरा पाषाण युग के जो मानव थे वो सबसे पहले अपना औजार के रूप में किसका प्रयोग किया था? कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? और यदि आपसे पूछ दे कि पूरा पाषाण काल के लोग सबसे पहले क्या चीज का आविष्कार किया? आग का। और पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। आपका अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो ये प्रश्न तो बताने की चीज ही नहीं है। हम आपको टॉपिक की जब शुरुआत किए थे उसी समय आपको बता दिए थे कि पूरा पाषाण काल के जो भी औजार बने थे वो आपको पत्थर के ही बने हुए थे। तो पूरा पाषाण काल के मानव अपने सभी औजार जो बनाए थे वो क्या चीज से बनाए थे? तो कठोर पत्थर से। किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से। कठोर पत्थर से बनाते थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में, शैल चित्रों का मतलब होता है पत्थर पर जो कोई चित्र बनाया जाता था उसको कहा जाता था शैल चित्र। तो पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सबसे अधिक चित्रांकन जो हुआ है वो किसका हुआ है? प्रश्न को पहले समझिए। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, जो आदि मानव थे, वो आदि मानव सबसे अधिक चित्र किन चीजों का बनाया था? और वो भी चित्र किस चीज पर बनाया था? तो पत्थर पर बनाया था। तो किन चीजों का बनाया था? तो पशुओं का बनाया था। किसका बनाया था? पशुओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनिमल। क्या कहते हैं? एनिमल। तो एनिमल का चित्र सबसे अधिक बनाया था क्या चीज पर? पत्थरों पर। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में नव पाषाण काल, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ लगभग प्रश्न था। अब ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं वो नव पाषाण युग से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिए आप लोग। भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया? कहने का मतलब ये है कि नव पाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक को कहा गया? तो याद रखिएगा 4000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच। बोलिएगा 4000 से लेकर
4000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व, यानी कि नव पाषाण युग कब से कब तक माना गया? 4000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच माना गया। नव पाषाण काल जो है वो कब से कब तक माना गया? 4000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच। बिल्कुल, 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक के समय को नव पाषाण काल कहा गया। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास, अब आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द से क्या तात्पर्य है? नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछे कि लोग जो है अपने आप पर निर्भर किस काल में हो गए, यानी कि अपने आप पर निर्भर, वो जो है आपको आदि मानव का वेशभूषा सब जो है ना उस समय बहुत सारा बदलाव किया। पहले जो आदि मानव के जैसे रहता था, कभी इधर कभी उधर, कभी गुफा में, कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा, ये सब घूमना वूमना बंद कर दिया और वह जो है अस्थायी रूप से रहने लगा। तो किस काल में अस्थायी रूप से रहने लगा? किस काल में रहने लगा? नवपाषाण काल में। तो वही बात कह रहा है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? नव मतलब नया, नव मतलब क्या होता है? नया। तो नया तरीका से, नया ढंग से वो जो जीने लगा, कौन? आदि मानव। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, नवपाषाण शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब नवपाषाण काल के जो लोग थे वह अपने आप पर क्या हो गए? निर्भर हो गए। बात समझ में आ गई ना? सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर का अंग्रेजी क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट। बात समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा आपका अगला प्रश्न है कि पशुपालन, बोलिएगा पशुपालन और कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? देखिए, सबसे पहले तो बेचारा वो लोग पशुपालन का काम किया और खेती बाड़ी का काम किया, यानी कि कृषि का काम किया। उसके बाद जो है आपको, उसके बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण आविष्कार कौन सा किया? तो वो जो है, देखिए एक बात बताते हैं, सबसे पहले वो सब पशुपालन किया, वो भी किस काल की बात हो रहा है? हम पहले बता दिए कि अब हम नवपाषाण काल का प्रश्न पढ़ेंगे। तो नवपाषाण काल में लोग जो है सो आपको पशुपालन का काम किया और इसके बाद जो है कृषि का काम किया। जबकि पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल, उस समय पशुपालन करना भी नहीं जानता था, वो तो पशु को मार करके खाता ही था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? और भटक रहा था इधर उधर। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ कि वो जो है आपको पशुपालन करना भी सीख गया और खेती बाड़ी करना भी सीख गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है कि पशुपालन और खेती बाड़ी के दौरान वो किन चीजों का आविष्कार किया? तो याद रखिएगा, उसके बाद जो है वो एक पहिया का आविष्कार कर लिया और दूसरा चक्र का आविष्कार कर लिया। पहिया या चक्र बात बराबर है। जिस तरह से रीम आपका है ना साइकिल का, तो उसको हम चक्र कह सकते हैं कि नहीं? चक्र कह सकते हैं। तो रीम के जैसा ही आपके भारतीय झंडा में चक्र होता है ना, हम लोग कहते हैं कि नहीं चक्र, अशोक चक्र या जो कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि पशुपालन और कृषि का आविष्कार पहले किस काल में हुआ, ये बता दीजिए मुझे आप लोग। सही बात बताए। और नवपाषाण काल में पहिया, सॉरी, कृषि और पशुपालन के बाद किसका आविष्कार हुआ? पहिया यानी कि चक्र का। और पहिया मतलब होता है चक्का। वो चक्का जो है उसका प्रयोग कहाँ पर किया था वो लोग? बैलगाड़ी में। किसमें? बैलगाड़ी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है? इस प्रश्न को भी जरा भी कर लीजिए आप लोग। पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। देखिए, तो मातृदेवी पूजा का जो पहला स्पष्ट विवरण मिलता है आपको नवपाषाण काल में ही। अब जरा प्रश्न को समझिएगा। जब मान के चलिए कि पशुपालन करना सीखा कहाँ पर? नवपाषाण काल में। कृषि करना कहाँ पर सीखा? अब यहाँ पर आराम से याद रख सकते हैं आप लोग कि कृषि जो हम लोग करेंगे तो धरती में करेंगे ना, और धरती में जब करेंगे तो धरती को क्या मानेंगे? माता मानेंगे। क्या मानेंगे? माता मानेंगे। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि पहली बार मातृदेवी की जो पूजा की गई वह किस काल में की गई? बात समझ में आया ना? तो बताइए कि आपको पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट वर्णन किस काल में मिलता है? नवपाषाण काल में मिलता है। क्लियर है कि नहीं? अगला प्रश्न है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, कौन सा बर्तन बनाने के लिए? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार जो है सो किस युग में हुआ? चाक कभी देखे कि नहीं आप लोग? कुम्हार के पास देखेगा बहुत बड़ा चक्का जैसे होता है और उसको ऐसे ऐसे नचाता रहता है, उसको चाक बोला जाता है। बात समझ आ रहा है ना? तो प्रश्न है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए चाक का जो आविष्कार हुआ है वो किस युग में हुआ है? तो वो भी आपको एक नवपाषाण युग में ही हुआ है। अब जरा सोच के देखिए कि कृषि का आविष्कार और पशुपालन का आविष्कार किस काल में? नवपाषाण काल में।
तो कृषि से मान लीजिए जो दाना वाना निकलेगा उस दाना को किसी बर्तन में रख करके ना बनाएगा। तो सोचा कि चलो भाई कृषि करना तो सीख ही गए, ऐसा करते हैं जरा मिट्टी का बर्तन भी हम लोग बना ही लेते हैं। तो वो इस तरह से चाक का भी आविष्कार आपको नवपाषाण काल में ही कर दिया। तो याद रखिएगा कि मिट्टी का बर्तन बनाने का आविष्कार किस काल में हुआ है, और चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है, नवपाषाण। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है, पशुपालन का आविष्कार किस काल में हुआ है, चक्का बनाने का आविष्कार किस काल में हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। प्रश्न बहुत ज्यादा फंसाएगा, लेकिन हम जितना समझा के बता रहे हैं बात समझ में आ रहा है, ये आपको कभी भूलने नहीं देगा, भूलना ही भूल जाइएगा। आइए अगला प्रश्न है कि मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन, यही प्रश्न अभी जस्ट आपको बताए थे, जस्ट 2 मिनट पहले बताए थे कि मानव के व्यवस्थित का मतलब अरेंजमेंट, व्यवस्थित का क्या होता है, और स्थिर जीवन का मतलब हम बोले थे कि अस्थायी रूप से घूम करके घूमना बंद कर दिया है कि नहीं। स्थिर जीवन या अस्थायी निवास करने की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो नवपाषाण काल में। और जस्ट बताए थे कि नहीं बताए थे, जब कृषि का भी आविष्कार कर दिया, पशुपालन का भी आविष्कार कर। जब पशुपालन का आविष्कार हो गया, मान लीजिए आप कोई भैंस रखते हैं, तो आप भैंस रखेंगे तो 2 दिन वहां जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप एक को खुट्टा उट्टा बना करके रखेंगे, वहां पर जो है वहां पर उसको बथान पर रखेंगे, उसको बांध करके रखेंगे। तो याद रखिएगा कि पशुपालन का है या कृषि का आविष्कार कहे या चाक बनाने का आविष्कार कहे या बर्तन बनाने का आविष्कार कहे, या फिर अभी जो आप पढ़े हैं कि अस्थायी रूप से, मतलब घुमंतु भोटिया के जैसे नहीं कि कभी वहां घर बनाए कभी वहां घर बनाए, अस्थायी हो गया ये। लेकिन जब एक ही जगह पर घर बना करके रहने लगे, इसका मतलब अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आ गई, किस काल में आ गई, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई थी, नवपाषाण काल में आई थी। बात समझ रहे हैं ना। तो व्यवस्थित रूप से आपको नवपाषाण काल में युग रहने लगा, और इस वजह से इसको क्रांति का युग भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा कि किस काल को आदि मानव का या मानव का क्रांति का युग कहा गया, तो नवपाषाण काल को। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इस प्रश्न को भी कर दीजिए तो फटाफट से, जो भी पढ़ा है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने कपास, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य ने कपास और ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला। तो 3 प्रश्न यहाँ पर है कि कपास उगाने की कला, ऊन काटने की कला और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी। तो ये भी आपको नवपाषाण युग में ही सीखा। मतलब कपास समझते हैं ना, रुई जिससे बनता है। तो कपास, मान लीजिए कपास के बारे में जान गया तो उसी से ना ऊन काटेगा क्या, इसके बाद आपको उसी से ना कपड़ा बनाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा। और जब नया कपड़ा बनाएगा तो नया हो जाएगा। तो नया मतलब नव, यानी कि याद रखिएगा कि कपास का आविष्कार, ऊन काटने का आविष्कार और कपड़ा बनाने की कला, इस तीनों चीजों को भी आपको नवपाषाण काल में सीखा गया है। तो अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसमें नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ आप बहुत सारा बात पढ़े हैं। कृषि का आविष्कार, पशुपालन का आविष्कार, चाक का आविष्कार, पहिया का आविष्कार, ठीक है, कपास का आविष्कार, ऊन काटने का आविष्कार और इसका कपड़ा बनाने की कला। इस सब आविष्कार आपको किस काल में हुआ है, नवपाषाण। बताइए, अभी तो हम बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन जितना ही पढ़े हैं, लेकिन पूरा पाषाण काल के तुलना में यदि हम बात करें नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में ही बहुत चीज का क्या हुआ है, खोज हुआ है, आविष्कार हुआ है। इस वजह से नवपाषाण काल को इतिहास का क्रांति युग कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। इतिहास का क्रांति युग किस काल को कहा जाता है, नवपाषाण काल को। तो अगर आपसे हम एक प्रश्न पूछ दे कि नवपाषाण काल का समय कब से कब तक माना गया है, नवपाषाण काल का समय कब से कब तक माना गया है, 4000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच के समय को माना गया है। और अगला प्रश्न है आपका, तांबे की खोज, किसकी खोज, तांबे की खोज मानव ने किस युग में किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का आविष्कार किया है, तांबा का। तो कहता है कि तांबे की खोज मानव ने किस युग में किया। याद रखिएगा, तांबे की खोज मध्यपाषाण काल में किया है। तांबे का खोज किस काल में हुआ है, मध्यपाषाण काल में। और इस प्रश्न को आप लोग भी कर लीजिए, जल्दी बताइए कि तांबे का खोज मानव ने किस युग में किया है, मध्यपाषाण युग में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, तांबे का खोज मानव ने मध्यपाषाण काल में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की। अब आपको पहले से पता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किन फसलों को उगाना शुरू किया। तो सबसे पहले आपको गेहूं और जौ को है ना उपजाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि मानव ने सबसे पहले किन फसल को
फसल की खेती करना शुरू किया? गेहूं और जौ। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? बताइए। कुत्ता को। किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइए, तो हम आपको बता रहे थे कुत्ता के बारे में कि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया। इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप लोग चित्रकारी वाला जो प्रश्न है इसको भी कर लीजिए। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि प्रमाण जो है आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से। भीमबेटका की जो गुफा थी, उस गुफा के द्वार पर, गुफा के गेट पर आपको सबसे पहले चित्रकारी का प्रमाण मिला। याद रखिएगा कि चित्रकारी का प्रमाण सबसे पहले जो मिला वो कहाँ पर मिला? भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बात समझ में आ रहा है ना? चित्रकारी का प्रमाण और चित्र कहाँ पर बना हुआ था? गुफा के गेट पर। गुफा में जो एंट्री मारते हैं ना हम लोग, जैसे अपने घर के हैं, बिल्कुल तो उसी तरह से। तो चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था आपको भीमबेटका से प्राप्त हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल अवशेषों का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रश्न को पहले सबसे पहले VVI कर लीजिए आप लोग। प्रागैतिहासिक काल अवशेषों का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, जो साहित्य है, उसको हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं वो आप लोगों को पता है, हम बताए थे। क्या कहते हैं बताइए? पुरातात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जितने भी इतिहास बनाए गए हैं वो सब किस पर आधारित है? पुरातत्व पर आधारित है। किस पर आधारित है? पुरातत्व पर आधारित है। इसलिए याद रखिएगा कि प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला जो पहला शास्त्र था इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। और आर्कियोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। एक बार पुनः इस प्रश्न को याद कीजिए आप लोग और इसको रट करके याद कर ही लीजिएगा। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो फटाफट से दोबारा रटिए इसको आप लोग। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। तो उसे हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं फंसेंगे ना आप लोग, VVI कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? इस प्रश्न की भी चर्चा आपको हम शुरुआत में ही कर दिए थे। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? बताइए आप लोग। तांबा की खोज की। और कहता है कि उसके बाद उसका प्रयोग किया था। कहता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की और जब खोज हो गया उसके बाद उसका प्रयोग भी हुआ, उपयोग भी हुआ। किसका प्रयोग हुआ था? तांबा का। तो बताइए मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा। चलिए अब बताइए चित्रकारी का प्रमाण सबसे पहले कहाँ पर मिला? भीमबेटका में। भीमबेटका की गुफा पर बना हुआ था। बात समझ में आ रहा है? भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चलता है? भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चलता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में अभी तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का प्रमाण मिलता है? तो इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग VVI कर लीजिए। भारत के एक ऐसे राज्य जो कि महाराष्ट्र है, वहां पर सबसे अधिक और कितना? तो लगभग 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चलता है। प्रश्न सिंपल हुई में ये समझिए कि एक ऐसा राज्य जहां पर 200 से अधिक ताम्रपाषाण कालीन जो है सो बस्तियों का पता चला है, वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र है। नींद में क्या? महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। और इस प्रश्न को आप लोग VVI भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अब आपका अगला प्रश्न है ताम्रपाषाणिक शैल, सॉरी ये प्रश्न छुटा हुआ है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियां, बोलिएगा जरा। भारत का अब तक का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियां का मतलब क्या होता है? पहले इसको समझिए। ताम्र उपकरणों के जखीरे। ताम्र उपकरणों के जखीरे। देखिए जखीरे का मतलब ही जरा आप लोग समझ लीजिए। ये जो जखीरा आप देख रहे हैं,
ताम्र निधियाँ या ताम्र उपकरणों के जखीरा। देखिए जखीरा या जखीरे बात बराबर है। जखीरा का मतलब होता है खजाना। और क्या चीज़ का खजाना? पैसों का खजाना। किसका खजाना? पैसों का खजाना। आप जो पैसा जहाँ रखते जिस बर्तन में रखते हैं उसको हम लोग खजाना कहते हैं। ठीक है, तो जखीरा का मतलब खजाना हुआ, राशि रखने वाला, पैसा रखने वाला जो आपको उपकरण हुआ, बर्तन हुआ। तो कह रहा है कि भारत का अभी तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियां यानी कि ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है आपको गुंगेरिया। कहाँ पर पाया जाता है? गुंगेरिया में। और ये गुंगेरिया किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो बताइए कि अभी तक भारत में सबसे बड़ा तांबे का जो खजाना पाया गया वो कहाँ पर पाया गया है? गुंगेरिया में। और वो गुंगेरिया किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। जखीरा का मतलब क्या होता है? जखीरे का मतलब क्या होता है? खजाना। क्या होता है? खजाना। पैसा रखने वाला जो बर्तन होता है उसको हम लोग खजाना या कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए आप सुनते होंगे गाँव घर में जब कोई भी कार्यक्रम होता है, सरस्वती पूजा या कोई भी पूजा, तो उसमें कहता है कि कोषाध्यक्ष फलाने आदमी को बनाया गया है। बोला था कि बोला जाता है? तो कोषाध्यक्ष का मतलब हुआ कि जितना भी पैसा है उसका अध्यक्ष है वो। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है कि ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला, मतलब ताम्र पाषाण काल के समय की बात हो रही है जहाँ पर तांबे का भी यूज होता था और पाषाण का भी यूज होता था। उस समय को ताम्र पाषाण कहा गया। ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो मुख्य रूप से आपको पशुओं का चित्रांकन हुआ है। किसका चित्रांकन हुआ है? पशुओं का हुआ है। ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? पशुओं का हुआ है। ठीक है। ताम्र पाषाण काल में जो आपको पत्थर पर आपको ये चित्र बनाया गया था, उस चित्र में जो है कह रहा है कि मुख्य रूप से और अधिकतर जो है सो किस चीज का चित्र बनाया गया? तो पशुओं का। और ये प्रश्न पहले भी आया था। ताकि बस इतना ही, और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक बार चर्चा भी कर देते हैं जो कि महत्वपूर्ण हो, और ऐसे प्रश्नों पर पुनः एक बार चर्चा करते हैं कि जो आपको भूल गए हो। तो एक बार फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। तो मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि नवपाषाण काल का समय कब से कब तक को माना गया? 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व। तो बताइए, अगर आपसे पूछे कि मानव जो है सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर कब बन गया, किस काल में बन गया? नवपाषाण काल में बन गया। अब मुझे ये बताइए कि कपास का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऊन काटने का आविष्कार, कपड़ा बनाने की कला। चलिए अब ये बताइए आप लोग कि चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है सो कहाँ पर मिला था? भीमबेटका में। अब ये बताइए कि प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। अब एक प्रश्न और लास्ट प्रश्न बताइए कि भारत के किस राज्य में अभी तक सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाण काल के बस्तियों का पता चला? महाराष्ट्र में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए। जो नहीं पढ़ते हैं तो वो अपने रिजल्ट को भी मत सोचिएगा कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। और जानते हैं कि इस बार लगभग 10 लाख के लगभग में फॉर्म भराएगा। सीट तो 36,000 ही है। तो इसलिए ढंग से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए। मनपसंद ट्रेड और मनपसंद कॉलेज भी मिलेगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।